सभी को नमस्कार। कुमार सोनू एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, एनसीईआरटी का सीरीज में चला रहा हूँ आप लोगों के लिए, जो कि सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आप लोग को हर एक क्लास में बताता हूँ, आप लोग को एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा। आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 6 का पॉलिटी में अध्याय 3 लेके आया हूँ, जिसमें मैं आज आप लोगों को सरकार के बारे में पढ़ाऊँगा। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए कुछ पॉजिटिव थॉट है, आप लोग सुन लें। नींद से इतना भी प्यार ना करो, नींद से इतना भी प्यार ना करो कि मंजिल भी ख्वाब बन जाए। नींद से इतना भी प्यार मत करो कि मंजिल भी ख्वाब बन जाए। ऐसा ना हो जाए कि नींद से प्यार करते रहिए आप लोग और मंजिल ख्वाब ही बन जाए। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं। सरकार क्या है? देखिए, अध्याय का नाम में दिया गया है सरकार क्या है। सरकार क्या है, देखिए आप लोगों को लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा। मैं हर एक क्लास में आप लोग को बताता हूँ कि आप लोगों को एक एक लाइन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सीटेट में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जो कि सीधा उठा के दे दिया जाता है क्वेश्चन में। मैं आप लोग को इसलिए हर एक क्लास में बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान देंगे। चलिए कक्षा को शुरू करते हैं। मैं पेंसिल ले लेता हूँ। देखिए यहाँ दिया गया है, अपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। अपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। इस पाठ में आप वही पढ़ेंगे कि सरकार क्या है। सरकार के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, और इस चैप्टर में जो दिया गया है उसे मैं पढ़ के भी सुनाऊंगा आप लोग को, और भी जो होगा मैं आप लोग को बताऊंगा। चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा है। और सरकार क्या है और हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकार की भूमिका हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण निभाती है। सरकारें क्या करती हैं, वे निर्णय कैसे लेती हैं। अलग अलग तरह की सरकारें, जैसे लोकतांत्रिक सरकार एवं राजनीतिक सरकार के बीच में क्या अंतर है। आप लोग जानते होंगे लोकतांत्रिक और राजतंत्रीय सरकार, सॉरी माफ़ कीजिएगा, राजतंत्रीय सरकार। राजतंत्रीय सरकार में जहाँ की राजा का सरकार होता है, ऐसा मतलब सब कुछ राजा ही है, राजा जो कहेगा वही चलेगा। लोकतांत्रिक सरकार में जनता का सरकार, जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि, जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि जो राज्य काम चलाती हैं, राज्य की कामें चलाते हैं, वह लोकतांत्रिक सरकार कहलाती हैं। इसके बारे में और विस्तार से आगे पढ़ेंगे। चलिए पढ़कर पता लगाते हैं दोनों में अंतर क्या है, लोकतांत्रिक सरकार और राजतांत्रिक सरकार। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे मुख्य मुख्य बिंदुएं दिए हुए हैं। सरकार से कामगारों के अधिकार की रक्षा की मांग, बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री, सरकार के कार्य दिए गए हैं। प्याज की दर में उछाल, जो भी है सरकार के कार्य दिए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश, सरकार जो भी हैं सरकार के कार्य को दिखाया गया, हेडिंग डाल के दिखाया गया है। चलिए नेक्स्ट आप लोग देखिए। सबसे पहले दिया गया है, चलिए यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। अब थोड़ा सा मैं जूम कर ले रहा हूँ आप लोग को, जो कि क्लियर दिखे। 1 मिनट, ठीक है। हर एक देश, पेंसिल लेता हूँ, हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरतें होती हैं। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने के लिए या काम करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? सरकार की ज़रूरतें होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। एक तो सड़कें, स्कूल कहाँ बनाए जाए, सड़कें कहाँ बनाया जाए, सड़कें बननी चाहिए, कब बननी चाहिए, कहाँ बननी चाहिए, स्कूल कहाँ बनाए जाए, कहाँ ज़्यादा ज़रूरतें हैं, ये सारी बातें। बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर
किसी चीज़ के दाम कैसे घटाए जाए अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इनके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक एवं रेल सेवाएं को चलाना। आप लोग ध्यान देते जाइएगा, मैं जो जो बता रहा हूँ आप लोग नोट करते जाएंगे या इसे अच्छी तरह से पढ़ें, सुनते जाएं। अगर आपको कोई पॉइंट मैं अंडरलाइन करते जा रहा हूँ तो आप उसे नोट करते जाएं, क्योंकि रिवाइज करने के टाइम आपको पढ़ने में आसानी होगी। अगर आप सेल्फ नोट बनाएंगे तो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं रहता है। कोई भी नोट बना लीजिए, सेल्फ नोट बनाया हुआ काम बहुत ज़्यादा काम कर जाएगा आपका। इसलिए आप लोग किसी भी PDF, कोई भी नोट्स या बुक के चक्कर में ना रहें। मैं जो बता रहा हूँ उससे आप लोग सेल्फ नोट बनाएं, जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। नेक्स्ट, सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना। एक मिनट, पेंसिल ले लेता हूँ। सरकार की काम है देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, यानी सरकार का ये भी काम है कि देश की जो सीमा है उसकी सुरक्षा करना। दूसरे देशों में से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना, ये भी सरकार की काम है। इसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिक को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। देखिए, अगर सरकार के कार्य में आप लोग से पूछ लिया जाएगा सरकार के कार्य कौन कौन से हैं, तो आप ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आ जाएंगे। 3-4 स्टेटमेंट दिए रहेंगे, निम्न में से सरकार के कार्य कौन कौन से, तो 3-4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से ये सारे ऑप्शन दिए रहेंगे, एक आपको गलत ऑप्शन दे दिया जाएगा। अगर आप लोग इस लाइनों को अच्छी तरह से पढ़े रहेंगे तो आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि आप लोग एक एक लाइन को पढ़ें, बच्चे के तरह पढ़ें, तभी आप लोग को सीटेट 628 में आप ऐसे SST में आप लोग 50+ नंबर ले पाएंगे। मैं इसलिए बार बार कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, जब प्राकृतिक विपदा घेरती है, जैसे सुनामी हो, भूकंप, या तो मुख्य रूप से सरकार ही, जब प्राकृतिक आपदा होती है या तो सुनामी बोल रहे हैं या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। ये भी सरकार के कार्य में आ जाएंगे। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। न्यायालय जो है सरकार का ही अंग है। देख लीजिए, इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखिए, एक मिनट पेंसिल हटा लीजिए। देखिए, न्यायालय भी सरकार का अंग है। नेक्स्ट यहाँ से है, शायद आपको यह जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है। सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों ज़रूरी है। ये भी हो रहा होगा आप लोगों को। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है। जैसे देखिए, ये पिक्चर जो दिया गया है इसमें बुक में, ये किस चीज़ का पिक्चर है, तो आप लोग देखिए, ये पिक्चर है सुप्रीम कोर्ट का, यानी सर्वोच्च न्यायालय का पिक्चर है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ज़रूरत होती है जिसमें आवश्यक निर्णय लिए जा सके, जो एक मिनट, कुछ नियमों की ज़रूरत होती है जो सब पर लागू हो। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत होती है, ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सके। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है। वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। यानी सरकार जो है कई तरह के नियम बनाती है
और ये नियमें किस पे लागू होती है? उनके सीमा में जो लोग रहते हैं उन पे ये नियमें लागू होती है। नेक्स्ट आप लोग देख रहे हैं, ये अब मैं आप लोग को बताया सुप्रीम कोर्ट का पिक्चर है, यानी इसे हिंदी में सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। और ये जो लोगो है भारतीय पेट्रोलियम का है, और ये इंडियन रेलवे भारतीय रेल का है। नेक्स्ट सरकार के स्तर। अब हम लोग इस पेज में सरकार के स्तर के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। तो क्या आप सोच सकते हैं कि सरकार ये सारे इंतज़ाम कैसे करती होगी? दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है। स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर। या स्थानीय स्तर पर का मतलब है, स्थानीय स्तर का मतलब हम लोग कह सकते हैं ग्रामीण स्तर, गांव लेवल पे, या शहर स्तर पर, या मोहल्ले पे। इसे हम लोग स्थानीय स्तर कह सकते हैं। पेंसिल में अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। स्थानीय स्तर का मतलब आप लोग कह सकते हैं गांव लेवल पे, शहर लेवल पे, या मोहल्ले स्तर पर कर सकते हैं। राज्य स्तर का मतलब है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे। जैसे मान लीजिए इसमें तो एनसीईआरटी हरियाणा या असम की सरकार पूरे राज्य में, आप लोग जैसे बोल सकते हैं, या तो बिहार मान लीजिए, जैसे बिहार राज्य का है, या कोई भी राज्य, भारत के कोई भी राज्य हैं, पूरे राज्य में काम करती है। राज्य स्तर का जो भी काम होगा सरकार का, वो पूरे राज्य में काम करेंगी। इसे हम लोग राज्य स्तर कह सकते हैं। एक मिनट। अब देखिए राष्ट्रीय स्तर की सरकारें का संबंध पूरे देश से। राष्ट्रीय यानी नेशनल स्तर का मतलब हो गया कि पूरे देश का से होता है। इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है, और आगे की कक्षाओं में हम लोग पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के कामों में के बारे में जानेंगे कि राष्ट्रीय स्तर में सरकार की क्या काम हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, आप लोग से पूछ लिया जाता है मानचित्र का प्रकार। मानचित्र जो है 3 प्रकार के होते हैं। देखिए ये राजनीतिक मानचित्र है, एक होता है भौतिक मानचित्र, एक होता है थीमेटिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र इसे कहते हैं जैसे कि राज्यों को, इसमें जो है राजनीतिक मानचित्र में राज्यों की सीमाओं को दर्शाता है, इसे राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। भौतिक मानचित्र वह है जो किसी स्थान या देश की भौतिक दिशाओं को दिखाता है, उसे भौतिक मानचित्र कहते हैं। और एक तीसरा होता है थीमेटिक मानचित्र, जिसमें पहाड़ों को दिखाया गया, उसे हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। मानचित्र के 3 प्रकार हैं। ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है सीटेट में, इसलिए मैं आप लोग को बता दिया। आप लोग ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को। ये जो मैप है भारत का मैप है, ये राजनीतिक मैप है, जिसमें कि सभी राज्य के सीमाओं के बारे में बताया गया है। ये एक राजनीतिक मैप है। आप लोग इस मैप को देख लीजिएगा, मैं जूम कर देता हूँ। कौन से राज्य, पश्चिम में कौन से राज्य हैं, पूर्व में कौन से राज्य हैं, इससे एक प्रश्न आ जाता है। डायरेक्शन वाले प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। एक मिनट, इसमें थोड़ा देखेंगे। ये जो है ये मैप दिया गया है, एक प्रशासनिक प्रभाग का। ये सब मैप के ज़रिए से यहाँ पे पढ़ना थोड़ा आसान नहीं होगा, क्योंकि क्लियर दिखेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट करते हैं इसमें। अच्छा, इस मैप में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, आप लोग इसे ध्यान देंगे। देखिए नोट करके दिया गया है, आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन जो है, यानी आंध्र प्रदेश से एक दूसरा राज्य का निर्माण किया गया। कब किया गया है? देखिए यहाँ से क्वेश्चन 2 बन सकता है। एक तो हो गया 2 जून 2014 को, और दूसरा क्वेश्चन कि भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो तेलंगाना है। आप लोग इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। आंध्र प्रदेश से कौन से राज्य, मतलब आंध्र प्रदेश से जो दूसरा राज्य बना वो कौन सा राज्य है, उस राज्य का नाम तो तेलंगाना। और ये
भारत का कितनावां राज्य है? तो 29वां राज्य है। बस ऐसा क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखेंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं आएगा। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि भाषा के आधार पे सबसे पहला राज्य जो गठन किया गया था तो कौन सा राज्य, यानी भाषा के आधार पर राज्य का गठन हुआ था या विभाजन बोल सकते हैं, तो वो था आंध्र प्रदेश। उसके बाद एक और इसमें पॉइंट दिया गया है कि 31 अक्टूबर 2019 को 19 ईस्वी को जो है जम्मू और कश्मीर को दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया। जम्मू और कश्मीर जो है एक राज्य था 2019 से पहले, यानी 31 अक्टूबर 2019 से पहले 31 अक्टूबर 2019 को इसे दो केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया। एक का नाम है जम्मू और कश्मीर, दूसरा का नाम है लद्दाख, जिसकी राजधानी लेह है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर का राजधानी श्रीनगर है। नेक्स्ट, सरकार एवं कानून। सरकार कानून बनाती है, इसमें जो जो इम्पोर्टेंट लगेगा मैं अंडरलाइन करते जाऊंगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए यानी मानने के लिए बाध्य करें। ऐसा नहीं है कि सरकार ने कानून बना दिया तो हम लोग का जो मन होगा हम लोग करेंगे, ऐसा नहीं है। सरकार उस कानून को मानने के लिए बाध्य करती है। ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं मानेंगे, तो उसके लिए भी आप लोग के लिए रूल बनाया। अगर आप लोग कानून नहीं मानेंगे तो आप लोग को सज़ा दिया जाएगा, कुछ जुर्माना किया जाएगा, या आप लोग को दंडित किया जाएगा या जेल दिया जाएगा। ऐसे बहुत से कानून हैं। जैसे इसमें देखिए एग्जाम्पल के तौर में दिया गया है, जैसे कि अगर आप गाड़ी चलाते हैं और आपके पास लाइसेंस नहीं है तो और आप पकड़ा जाते हैं बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए, तो उसमें आपको जेल की सज़ा काटनी पड़ती है या तो आपको जुर्माना देना पड़ता है। ये सब है उदाहरण। और इसमें कुछ जो भी इम्पोर्टेंट लगेगा मैं आप लोग के लिए अंडरलाइन कर दूंगा। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया तो वह न्यायालय जा सकता है, यानी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं आप लोग। और यह दावा कर सकती है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है, तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की ज़रूरत है। देखिए इसमें और कुछ है। इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। जिस देश का मतलब ये कानून, उस देश में कैसा सरकार है, या लोकतांत्रिक है या राजतांत्रिक है। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं, यानी लोकतंत्र में जो सरकार को शक्ति कैसे देते हैं, चुनाव के माध्यम से। जनता लोग चुनाव में वोट देते हैं और वोट देने के बाद वहाँ की सरकार का गठन होता है। ऐसा लोग चुनाव के माध्यम से करते हैं, वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने का, सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास ये सब बातें मैं अंडरलाइन नहीं कर रहा हूँ, ये ऐसा मतलब राजतंत्रीय सरकार में आप लोग ध्यान जानते ही हैं, ऐसे आप लोग अंडरलाइन में कर दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ऐसे ही ये सब क्वेश्चन आएगा नहीं सीटेट में कि राजतंत्रीय सरकार में राजा रानी का यानी सरकार चलने की शक्ति होती है राजा के पास या रानी के पास। ये सब ऐसे जनरली आता है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा एक बार। उसके बाद दिया गया समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति भी उसी के पास है। अंतिम निर्णय भी राजा ने जो कह दिया तो कह दिया। आप लोग फिर कहीं कोर्ट या कोई भी न्यायालय में आप लोग नहीं जा सकते हैं, राजा का बात आपको मानना ही पड़ेगा। सरकार के प्रकार के बारे में दिया गया है। सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने यानी
उन्हें बात बनाने की शक्ति कौन देता है? वाह। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते हैं। यानी कि लोकतंत्र में तो निर्णय का आधार बताना पड़ता है, और राजतंत्र में राजा या रानी को कोई भी आधार नहीं बताना पड़ता कि हम क्यों सजा दिए नहीं दिए, कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये देखिए लोकतंत्र के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, आप लोग इसे देख लेंगे। लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी उन निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण है जो उनको प्रभावित करते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? इसके जवाब के 2 कारण लिखिए। ये सब क्वेश्चन बच्चों के लिए, क्लास 6 के बच्चों के लिए है। नीचे दिए गए पॉइंट गलतियाँ उन्हें सुधार करें। छोड़ देती है, आप लोग इधर देखेंगे। भारत एक लोकतंत्र है, यानी भारत में कैसा सरकार है, तो आप लोग जवाब देंगे भारत में लोकतंत्र है, यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी। आप लोग जानते हैं कि हम लोग इस व्यवस्था को लाने के लिए या पाने के लिए कितना संघर्ष किया है, तब जाके हमें स्वतंत्रता मिली। 15 अगस्त 1947 को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। संसार में और कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए हैं। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है, इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन है। अभी एक लाइन हमको याद आ रहा, अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया लाइन है। लोकतंत्र का परिभाषा दिया गया था, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया शासक लोकतंत्र कहलाता है। जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया शासक लोकतंत्र का। ये लाइन हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, आप लोग ध्यान रखेंगे। ये लाइन किसकी है? तो अब्राहम लिंकन की है। नेक्स्ट देखिएगा, लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति है, इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासक होता है। लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है, इसमें लोगों का ही शासन होता है, लोग ही शासन कर, लोगों के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि जो होता है, यानी लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करे। एक मिनट वेट कीजिएगा, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करे। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे मतदान के समय सीधे जो है वो भाग नहीं लेते हैं। एक मिनट देख लीजिएगा, प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र में आम आदमी सीधे चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। देखिए एक पिक्चर दिया गया है बुक में, यानी वोटिंग हो रहा है, वोटिंग के समय का पिक्चर है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें ऐसा कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे नहीं लग रहा, आप लोग देख लेंगे। एक लाइन है जो गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे। एक मिनट, सॉरी, 1931 में देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, यंग इंडिया पुस्तक मतलब किसके द्वारा लिखा गया? तो आप लोग जवाब देंगे गांधी जी के द्वारा। यंग इंडिया पुस्तक में गांधी जी ने लिखा है, उन्होंने कहा था, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता हूँ कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता है, या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता है, क्योंकि उसमें गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। गांधी जी ने अपने पुस्तक में ये लिखा है
कि मैं इस बात को सहन नहीं कर सकता हूँ कि जो आदमी अमीर है सिर्फ वही वोट दे सकता है, जिसके पास संपत्ति नहीं है वो वोट नहीं दे सकता, जिसके पास शिक्षा नहीं है वो वोट नहीं दे सकता है, जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से मजदूरी करता है वो वोट नहीं दे सकता है, और क्योंकि उसने गरीब होने का गुनाह किया इसलिए वोट नहीं दे सकता है। मैं इस बात को कभी भी क्या कहते हैं स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। इन्होंने इस बात को उन्होंने अपनी इंडिका नामक पुस्तक में लिखा है। चलिए नेक्स्ट इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होगा मैं इसमें भी अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है, सबसे पहले जो है यानी महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस देश ने दिया था? तो यहाँ पे देखिएगा, आप लोग अंडरलाइन कर दे रहा हूँ कि इस लाइन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। इसमें दिया गया अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला था। यार सबसे पहले अमेरिका ने ही औरतों को वोट देने का अधिकार दिया था। उसके बाद फिर 1928 में इंग्लैंड में भी दिया गया था। चलिए दोस्तों, इस प्रकार आज का चैप्टर समाप्त होता है। जो भी इसमें मुझे इम्पोर्टेंट लगा सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोग को अंडरलाइन कर दिया हूँ। मतलब आप लोग को नहीं, सॉरी, आप लोगों के लिए क्वेश्चन को अंडरलाइन किया हूँ। आप लोग ध्यान देंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, आप लोग को एक एक लाइन पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आप लोग एसएसटी में 50+ नंबर लाइएगा और अच्छे नंबर से सीटेट को क्वालिफाई कीजिएगा। चलिए, अगर आप लोग इसी तरह मेरे वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए दोस्तों, थैंक यू।